हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो इस डिस्कशन में मैं आपको हर आर्टिकल का समरी बताऊंगा, चीज़ों को इन शॉर्ट समझाने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ कौन से पॉइंट से, कौन से आइडिया से क्वेश्चन पूछा जा सकता है अपकमिंग प्री और मेंस में, वो चाहे यूपीएससी का हो या फिर स्टेट पीसीएस का हो, वो बताने की कोशिश करूंगा। हमारा जो भी एनालिसिस है ये बेस्ड है आपके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके मुताबिक है। सेकेंडली, जो आपके 20-25 साल के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर है प्री के और मेंस में यूपीएससी अक्रॉस डिफरेंट स्टेट पीसीएस, तो उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, क्यों पूछा गया है, आपके कौन से एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ें बार बार पूछी जाती है, तो उस बिना पे ही हम चीज़ों को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। इस स्लाइड में एडमिशन के बारे में डिटेल में मेंशन किया हुआ है। अगर आप एक्जिया आईएएस एकेडमी में फाउंडेशनल कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी जो भी कोर्सेस है फाउंडेशनल एज वेल एज क्रैश कोर्स, उसमें जो भी कोर्स का फीचर्स है उसको हाईलाइट किया गया है, आप एक बार इसको देख लीजिएगा। तो पहला आर्टिकल बात करता है अबाउट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन लैंग्वेज। तो ये जो टॉपिक है ये आपके जीएस पेपर 1 पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री ऑफ इंडिया के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसी के साथ आपका जीएस पेपर 2 पॉलिटी गवर्नेंस, इसके पर्सपेक्टिव से भी आप इसका इम्पोर्टेंस को देख सकते हैं। तो अभी मुद्दा क्या है, हाल ही में आपके जो तमिलनाडु के गवर्नर साहब हैं उन्होंने जो लिंग्विस्टिक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन या फिर लिंग्विस्टिक डिवीजन ऑफ स्टेट है उसको क्रिटिसाइज किया है और कहा है कि एक स्टेट में आपके डिफरेंट ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन रहते हैं, डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप के पॉपुलेशन रहते हैं, तो उसमें ये देखा गया है कि जिस लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट को फॉर्म किया गया था वो जो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है वो क्या करती है, बाकी जो पॉपुलेशन है लगभग 1/3 ऑफ पॉपुलेशन को, ये एक लगभग हिसाब है कि आप हर स्टेट में अगर देखें तो लगभग क्या है 1/3 ऑफ पॉपुलेशन आप जो मेजॉरिटी लैंग्वेज वाला पॉपुलेशन है उससे डिफरेंट लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं, तो उनको सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता है। आर.एन. रवि साहब के हिसाब से, जो गवर्नर साहब है तमिलनाडु के, उनके हिसाब से लिंग्विस्टिक डिवीजन ऑफ स्टेट हमारे देश में नेशनल इंटीग्रेशन में बाधा बन रहा है। तो उन्होंने जो लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट है उसको क्रिटिसाइज किया है। तो अभी इसमें जो क्रिटिसिज्म है इसी के लिए क्या है, ये जो मुद्दा है आपके एग्जाम में बन सकता है कि क्या आपका जो लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट है उसने देश को यूनिटी प्रदान की या फिर डिसयूनिटी का कारक बना है, या फिर आपका नेशनल इंटीग्रेशन में ये बाधा बन रहा है। क्या आप इसमें एग्री करते हैं? कमेंट करें और जस्टिफाई योर आंसर। उस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो अभी अगर पूरा मुद्दा अगर आप देखें तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि 1947 में देश आज़ाद होने से पहले जब ब्रिटिश ने रूल किया था उस समय ब्रिटिशर्स हमारे जो देश के डिफरेंट प्रोविंसेस में डिवाइड किया था उसको उन्होंने सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से ही डिवाइड किया था। तो इसीलिए आपका क्या हुआ था, उस समय जो हमारी आईएनसी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिन्होंने आपके फ्रीडम स्ट्रगल में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, तो आईएनसी ने क्या किया था, अपना जो प्रोविंशियल कांग्रेसेस है उनको आपके लैंग्वेज के बेसिस पे बनाया था। जैसे आसाम में आसाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जो आपके असमीज स्पीकर्स हैं, टू मोबिलाइज देम टू मेक देम अवेयर अबाउट फ्रीडम स्ट्रगल। ओके, तो उसी तरह से अब डिफरेंट रीजन में लैंग्विस्टिक बेसिस में क्या हुआ था, एपीसीसी सॉरी आपका जो प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी है वो बना था। ओके, और इवन आपके क्या हुआ था, डिफरेंट समय पे जो पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, उन्होंने ये भी कहा था कि आज़ादी के बाद देश को लिंग्विस्टिक बेसिस में हम रीऑर्गेनाइज करेंगे। लेकिन जब 1947 में देश आज़ाद हुआ और देश का बंटवारा हो गया बेस्ड ऑन रिलीजन, तब क्या हुआ, आपके जो हमारे उस समय के गवर्नमेंट थे वो काफ़ी स्केप्टिकल रहे
काफ़ी उनके मन में डर था कि देश में फिर से बल्कनाइजेशन ना हो जाए बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक डिवीजन। तो इसीलिए क्या किया, शुरुआती दौर पे लगभग आपके 53 तक ये सोचा नहीं गया कि लैंग्वेज के बेस पे स्टेट को बनाया जाएगा। जो आइडिया है उसको एक बार आपका साइडलाइन कर दिया गया। लेकिन जब आंध्र प्रदेश में आपका आंदोलन चला अंडर द लीडरशिप ऑफ पट्टी श्री रामलू जी, और उन्होंने मार्टरडम भी हासिल किया, वो उनकी डेथ हो गई आफ्टर अबाउट 2 मंथ ऑफ हंगर स्ट्राइक, अबाउट 2 मंथ ऑफ हंगर स्ट्राइक। ओके, तो इसमें अभी क्या हुआ, इसके वजह से आपके आंध्रा को फाइनली स्टेट बनाना पड़ा ताकि पेसिफाई किया जा सके रीजन को। तो आपके तेलुगु लैंग्वेज के बेस पे आंध्रा को बना दिया गया। तो अभी इसका रिपल इफेक्ट देखने को मिला, डिफरेंट रीजन में आपके लिंग्विस्टिक स्टेट का डिमांड हुआ। और तभी क्या किया गया, 1953 में फजल अली कमेटी बनाया गया, और फजल अली कमेटी ने ये सजेशन दिया कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना अभी ज़रूरी हो गया है। तो उसी रिकमेंडेशन से क्या हुआ, स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज सिर्फ एक आपका मेन सिर्फ वन एंड ओनली कारक नहीं था स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने में। ओके, लैंग्वेज के अलावा भी और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, इन सभी चीज़ों में भी ध्यान रखा गया। और इसी के साथ ये भी ध्यान रखा गया कि जो मेजॉरिटी लैंग्वेज के बेसिस पे जो स्टेट बनाया जाएगा उसमें जो भी माइनॉरिटी लैंग्वेजेस रहेंगी उनको भी प्रोटेक्शन दिया जाना है, उनका भी प्रमोशन किया जाना है। तो इसीलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपका जो लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट है वो सोली आपके लैंग्वेज के बेस पे किया गया था। लैंग्वेज के साथ ही उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, ओके, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, गवर्नेंस कन्वीनियंस, इन सभी चीज़ों को आपका ध्यान में रखा गया था। और जब उसके बाद आपकी कंटिन्यूसली डिफरेंट डिमांड आने लगी तो आपका पंजाब का क्रिएशन हुआ, फिर महाराष्ट्र का क्रिएशन हुआ, गुजरात का क्रिएशन हुआ, नॉर्थ ईस्ट में भी स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन हुई। और जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ अभी, जैसे नॉर्थ ईस्ट में जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ वो लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं हुआ, एथनिसिटी के बेसिस पे हुआ। फिर आपके जो झारखंड को स्टेट रिकॉग्नाइज किया गया, बिहार से सेपरेट किया गया, उसको आपके लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं, डेवलपमेंट के बेसिस पे किया गया। फिर अगर आप उत्तराखंड को देखें तो उत्तर प्रदेश से कार्व आउट किया गया, तो उसको भी डेवलपमेंट के बेसिस पे ही किया गया। फिर आपका जो आंध्र प्रदेश से आपका तेलंगाना को कर्व आउट किया गया एज अ डिफरेंट एंड द यंगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, तो वो भी डेवलपमेंट के बेसिस पे ही आपका कर्व आउट किया गया है। ओके, तो इसीलिए अभी इसमें ध्यान रखिएगा कि जो आपका लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट है उसने काफ़ी हद तक क्या किया, जो डिफरेंट रीजन के आपके डिफरेंट लिंग्विस्टिक स्पीकिंग कम्युनिटी थी उनको अश्योर किया, उनका जो आपका डिफरेंट कल्चर है उसको प्रिजर्व किया, लैंग्वेज को प्रिजर्व किया। और उससे क्या हुआ, हमने आपकी जो देश की डाइवर्सिटी है, जो मल्टीकल्चरलिज्म है, उसको रिकॉग्नाइज किया, उसको एक्नॉलेज किया। और उसके वजह से क्या हुआ, जो देश की यूनिटी है वो प्रमोट हुई। नो डाउट कभी आप देख सकते हैं कि डिफरेंट जो आपके माइनॉरिटी लैंग्वेजेस रहते हैं उनको सप्रेस किया जाता है बाय द मेजॉरिटी लैंग्वेज स्पीकिंग ग्रुप। लेकिन इससे हम ये नहीं कह सकते हैं आउटराइटली कि लैंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से देश में डिसयूनिटी फैली है, बल्कि यूनिटी आगे बढ़ा है। बाकी जो आपके कुछ आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हैं, ओके, ऑफ डोमिनेटिंग माइनॉरिटी स्पीकिंग ग्रुप्स, तो उसको कर्व करना ज़रूरी है। तो उस हिसाब से क्या है, आपका ये जो टॉपिक है ये क्वेश्चन में आ सकता है, कई बार आ चुका है। ओके, कि देश हमारा स्टेट के हिसाब से डिवाइडेड है या डिफरेंट कल्चरल पॉकेट्स हमें मिलती है स्टेट्स में। तो उस तरीके के क्वेश्चन पास्ट में यूपीएससी में पूछे गए हैं, तो इन फ्यूचर भी पूछा जाना लाजमी है। ओके, मुझे लगता है कि इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अगर सीधा सीधा भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो ऐसे कुछ डिफरेंट क्वेश्चन बनाए जाएंगे जिसमें आपको इसी नॉलेज के बेस पे आप उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ओके, और इसमें और एक आप आर्ग्यूमेंट ये दे सकते हैं कि पाकिस्तान ने जब क्या किया, आपका जो बंगाली लैंग्वेज था उसको जब आपका रिकॉग्निशन नहीं दिया और उर्दू लैंग्वेज को इम्पोज करने की कोशिश की इन ईस्ट पाकिस्तान, उसी की वजह से क्या हुआ, बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ। देश यूनाइटेड नहीं रहा, देश डिवाइडेड हो गया। फिर श्रीलंका में अगर देखें तो सिन्हाली मेजॉरिटी ग्रुप को ज़्यादा ध्यान दिया गया, सिन्हाला लैंग्वेज को ज़्यादा ध्यान दिया गया, तमिल लैंग्वेज को साइडलाइन किया गया। उसके वजह से क्या हुआ, सिविल वार जैसे सिचुएशन देखने को मिले। तो अभी इससे हमें पता चलता है कि हमारे देश ने जो भी स्टेप्स लिए आफ्टर इंडिपेंडेंस, ओके, टू रीऑर्गेनाइज स्टेट बेस्ड ऑन लैंग्वेज, तो वो काफ़ी सही स्टेप है।
ओके, तो इसको आपको जस्टिफाई करना है कि जो स्टेप है वो काफ़ी सही है। बाकी आपकी जो छुटपुट आपके दिखाई पड़ते रहते हैं कि कभी डोमिनेट किया जाता है बाय द मेजॉरिटी ग्रुप, तो उसको हमें प्रोटेक्शन देना ज़रूरी है। ओके, तो वही चीज़ इसमें वे फॉरवर्ड में आप लिख सकते हैं, रिकॉग्निशन विथ सेफगार्ड्स, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ विद इन स्टेट। जो माइनॉरिटी ग्रुप्स है, लैंग्वेज के हो, एथनिसिटी के ग्रुप हो या फिर रिलीजियस ग्रुप हो, जो माइनॉरिटी में है उनको प्रोटेक्शन देना काफ़ी ज़रूरी है। तो माइनॉरिटी बोलते ही आप सिर्फ रिलीजन को ही मत समझिएगा, इसमें एथनिसिटी, रिलीजन एज वेल एज लैंग्वेज को भी आपको संजोना होगा। बैलेंस्ड करना होगा हमें फेडरलिज्म को, ओवर सेंट्रलाइजेशन को कम करना होगा। एक्सेसिव जो सब नेशनलिज्म असर्शन है उसको कम करना ज़रूरी रहेगा। सब नेशनलिज्म सही है, आपका सब नेशनलिज्म मतलब जो रीजनलिज्म का टेंडेंसी है वो अगर पॉजिटिव है, अपने रीजन को डेवलप करने के लिए है, अपने कल्चर को लेके प्राइड के लिए है, तो वो सही है। ओके, लेकिन आपका एक्सेसिव चौवेनिज्म जो होता है वो सही नहीं है। कल्चरल फेडरलिज्म को ध्यान देना ज़रूरी है, एनकरेज करना है मल्टीलिंगुअल एजुकेशन को एंड एडमिनिस्ट्रेशन को। ओके, फिर आपका इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग करना ज़रूरी है, जैसे कि जो जोनल काउंसिल है, इंटर स्टेट काउंसिल है अंडर आर्टिकल 263, उनको एम्पावर करना ज़रूरी है और उसके ज़रिए जो एम्पावर नहीं सॉरी आपका जो कन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करना ज़रूरी है। और डेटा ड्रिवन रिव्यू करना ज़रूरी है बाय डिफरेंट रिव्यू कमीशन कि किस तरीके से डेमोग्राफिक शिफ्ट हो रही है, आपके जो माइग्रेंट्स है वो किस तरीके से इम्पैक्ट डाल रहे हैं। ओके, तो आपका माइनॉरिटी मेजॉरिटी सभी का कल्चर को प्रिजर्व करना काफ़ी ज़रूरी है। और जो पोलराइजिंग रेटोरिक होता है बाय दी आपके पॉलिटिकल पार्टीज, उसको आपका कर्व करना ज़रूरी है और फोकस करना ज़रूरी है ऑन गुड गवर्नेंस। ओके, तो चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पेव्स द पाथ टू गुड गवर्नेंस। तो इसमें ये जो आर्टिकल है स्पेशली गुड गवर्नेंस के बारे में बात कर रहा है। तो अभी गुड गवर्नेंस बोलने से हमें क्या समझ में आता है? गुड गवर्नेंस का मतलब होता है ऐसी सिस्टम जिसमें आपकी ट्रांसपेरेंसी रहे, अकाउंटेबिलिटी रहे, रेस्पॉन्सिवनेस रहे, इंक्लूसिवनेस रहे और जो गवर्नेंस सिस्टम है वो इफेक्टिवली काम कर सके। वो चाहे आपका डिसीजन मेकिंग हो, पॉलिसी मेकिंग हो या फिर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना हो। ओके, वो आपका इन सभी जो वैल्यूज़ है उनको फॉलो करके ही होना चाहिए, लाइक इन आपका इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिवनेस एंड ऑल। ओके, तो ये जो टॉपिक है जीएस पेपर 2 में के लिहाज से इंपॉर्टेंट रह सकता है और इवन ध्यान रखिएगा जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर गुड गवर्नेंस नहीं रहा तो सोशल जो डेवलपमेंट है, जो आपके की जो हमारे परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, लाइक एजुकेशन में हो, हेल्थ में हो, स्किल में हो, वो डेवलप नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है उसको बेटर इम्प्लीमेंटेशन करना, करप्शन को कम करना, आपका ट्रांसपेरेंसी को रखना, ओके, फिर आपका पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना काफ़ी ज़रूरी है ताकि हम सोसाइटी में डेवलपमेंट ला सके, इंक्लूसिव डेवलपमेंट कर सके। तो उसीलिए हमें क्या ज़रूरी है? गुड गवर्नेंस ज़रूरी है, जिसको सोसाइटी में भी पूछा जा सकता है। और गुड गवर्नेंस आपके जीएस पेपर 2 में भी ओवरऑल गुड गवर्नेंस के ज़रिए हम किस तरीके से जो हमारे नेशनल गोल है, ओके, लाइक टू बिकम विकसित भारत बाय 2047, ओके, टू रिमूव पॉवर्टी, टू एंश्योर सोशल जस्टिस, तो उस पर्सपेक्टिव से भी ये चीज़ें पूछी जा सकती है। तो अभी हमारा जो ब्यूरोक्रेसी है अगर हम देखें तो वो उसमें हमें कॉलोनियल रूट्स दिखता है और पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी जो कॉलोनियल रूट्स है उसको जड़ से उखाड़ के नहीं फेंका गया है अभी तक। क्यों? क्योंकि आप अभी भी देखेंगे कि आपके जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें बहुत सारी दिक्कतें हमें देखने को मिलती है। जैसे नंबर 1 आपका रेड टेपिज्म है, ओके, फिर रेजिस्टेंस टू चेंज है, फिर आपका एक्सेसिव रिलायंस ऑन रूल है, ओके, या फिर प्रोसीजर है। तो ये सभी चीज़ें, फिर करप्शन है, एम्बेजलमेंट है, नेपोटिज्म है, तो इन सभी चीज़ों को दूर करना काफ़ी ज़रूरी है। और इसी के साथ हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, जो सिस्टम है, उसमें गुड गवर्नेंस लाने के लिए जो हमारे ऑफिसर्स रहते हैं उनको बेटर ट्रेनिंग देना, बेटर रीओरिएंटेशन करना, बेटर रीस्किलिंग करना, अपस्किलिंग करना काफ़ी ज़रूरी है, ताकि वो क्या कर सके, चेंजिंग जो सोशियो इकोनॉमिक आपका मेल्यू है उसमें जो नीड ऑफ द आवर है उसको पूरा किया जा सके। उसके लिए आप देख सकते हैं रिसेंट इनिशिएटिव में कमीशन कर्मयोगी, ई गवर्नेंस इनिशिएटिव, सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, इस तरीके के जो आपके इनिशिएटिव्स है वो लिए गए हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिविल सर्विसेज का रिफॉर्म सीधा सीधा मेंशन किया हुआ है सिलेबस जीएस
पेपर टू गवर्नेंस पार्ट में। ओके, और इसी के साथ इसको आप इकोनॉमी से लिंक करके भी जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि आज के समय पे अगर हम इकोनॉमी में देखें तो आपके कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपकी दिक्कत होती है। जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ ब्यूरोक्रेटिक हार्डल्स, बिकॉज ऑफ रेड टेपिज्म, बिकॉज ऑफ करप्शन, बिकॉज ऑफ रेंट सीकिंग बिहेवियर, बिकॉज ऑफ क्रॉनिक कैपिटलिज्म। ओके, तो बिकॉज ऑफ आपके जो पॉलिटिसाइजेशन है ऑफ ब्यूरोक्रेसी, तो इन सभी चीज़ों की वजह से क्या है, इकोनॉमी में भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है। तो उसमें भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, गुड गवर्नेंस लाना ज़रूरी है ताकि सिंगल विंडो सिस्टम रहे। ओके, आपका मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस रहे। ओके, और आपका क्या हो, इकोनॉमी में जो ओवर रेगुलेशन है उसको डीरेगुलेशन के तहत डेवलप किया जा सके, प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी हो या फिर टर्चरी हो। तो मैंने सभी चीज़ों को एक साथ आपको बता दिया है, बाकी इसको आप थोड़ा रिवाइज करिएगा। ओके, तो वे फॉरवर्ड में क्या लिख सकते हैं आप, इंस्टीट्यूशनलाइज करना है फीडबैक को, फीडबैक लेना है कि किस तरीके से ऑफिसर्स काम कर रहे हैं। फिर परफॉर्मेंस जो है उसको रिव्यू करना काफ़ी ज़रूरी है। फिर स्पेशलाइज केडर बनाना है इन यूपीएससी, जो क्या कर सके, आपके डिफरेंट जो कॉम्प्लेक्स आज के समय के प्रॉब्लम है, इकोनॉमी के, क्लाइमेट चेंज के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, उनको टेकल कर सके। ओके, फिर कोडिफाई एंड डिजिटाइज करना है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस को, ताकि प्रोसेसेस के जरिए ही क्या हो, बेटर काम हो सके। नेक्स्ट है एआई एंड डेटा ड्रिवन ऑडिट को करना काफ़ी ज़रूरी है, और जो आपके मैनुअल आपके जो ऑडिट्स है उसको हटा के हम एआई बेस्ड, आईसीटी बेस्ड रिव्यू करें, ताकि बेटर हम आपका ट्रांसफॉर्मेशन ला सके। फिर आपको जब आपका जो मिशन कर्मयोगी जो आपका इनिशिएटिव लिया गया है, इसको भी स्ट्रेंथन करना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। ओके, फिर जो कल्चरल शिफ्ट है वो भी लाना काफ़ी ज़रूरी है। जो ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया है, जो करप्शन है, जो नेपोटिज्म है, उनको भी चेंज करना ज़रूरी रहेगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट सोशल सेफ्टी। तो अभी सोशल सेफ्टी होता क्या है, ध्यान रखिएगा कि सोशल सेफ्टी में जो भी हमारे वर्कर्स है, जो भी लेबर्स है, ओके, आपके इनफॉर्मल सेगमेंट में, उनको आपका सेफ्टी प्रोवाइड करना, मतलब आपके उनके इंश्योरेंस देना, उनको प्रोविडेंट फंड का फैसिलिटी देना, फिर पेंशन स्कीम का फैसिलिटी देना, हेल्थ इंश्योरेंस का फैसिलिटीज़ देना, एक्सीडेंटल बेनिफिट्स देना, इन सभी को कहा जाता है एक वर्ड में सोशल सेफ्टी। तो अभी अगर हम हमारे देश में देखें तो 90% ऑफ जो वर्कर है वो आपके इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल मतलब उनको पेपर में हायर नहीं किया जाता है, और उसके वजह से क्या होता है, उनको जो लेबर बेनिफिट मिलना चाहिए अंडर लेबर कोड या फिर सोशल बेनिफिट कोड, वो नहीं मिल पाता है। और इससे क्या होता है, हमारी जो पॉपुलेशन है, जो आपकी 90% जो वर्किंग पॉपुलेशन है, उनका क्या होता है, आपका सोशल सिक्योरिटी नहीं रहता है, और उनका पोजीशन हमेशा ही एक वल्नरेबल स्टेज में ही रहता है। तो अभी गवर्नमेंट इसको आपका मिनिमाइज करने के लिए डिफरेंट स्कीम अपना रही है, जैसे आपका हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम हो, ओके, या फिर आपके जैसे नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत पेंशन देना हो। ओके, तो इस तरीके के, फिर आपके सुरक्षा बीमा योजना हो। लेकिन इसमें सिर्फ गवर्नमेंट अकेले जो गोल है सोशल सेफ्टी का वो अचीव नहीं कर सकती है। फॉर दिस प्राइवेट सेक्टर हैज़ टू वर्क डिलीजेंटली। ओके, तो उनको भी अच्छी तरीके से काम करना होगा ताकि वो क्या कर सके, आपकी सोशल सेफ्टी नेट को प्रोवाइड कर सके टू ऑल दी 90% ऑफ इनफॉर्मल वर्कर्स। तो उसके लिए गवर्नमेंट को मैं मानता हूँ कि सबसे ज़रूरी क्या है, जो भी आपके इनफॉर्मल हायरिंग की जाती है, ओके, फॉर्मल सेक्टर में, उसको फॉर्मलाइज करना ज़रूरी है। तो हाल ही में जैसे आपका एम्प्लॉय लिंक इंसेंटिव जो लाया गया, उसके तहत फॉर्मलाइज किया जा सकता है। फिर प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत उनका फॉर्मलाइजेशन किया जा सकता है। ओके, और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उनको हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में तब्दील कर सकते हैं बाई रजिस्टरिंग दिस एंटिटीज़, और उसके बाद उसके जो वर्कर्स है उसको सेकेंड स्टेज में हम फॉर्मलाइजेशन के तहत सोशल सिक्योरिटी को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बाकी ये जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है वो मेंशन की गई है, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट अकेले ये सभी चीज़ों को आपकी प्रोवाइड नहीं कर सकती है। जैसे अभी नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम में जो विडो को पेंशन दिया जाता है या फिर एल्डरली को पेंशन दिया जाता है, उसमें लगभग कुछ 250 रुपये ऐसे कुछ दिए जाते हैं। तो उससे होता ही क्या है, ओके, तो इसीलिए क्या है, जो वर्कर्स है जो यंग एज में काम कर रहे हैं उनका फॉर्मलाइजेशन होना ज़रूरी है, ताकि उनको एक समय पे जाके बेटर पेंशन मिल सके। कम से कम एक दिन का कम से कम आपके 200
से 500 तक तो मिलना चाहिए, तभी क्या कर सकते हैं, एक डिग्निफाइड लाइफ जी सकते हैं। जो आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के साथ डिग्निटी भी आ जाती है, और डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए एक बेटर सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम रहना काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन इंपॉर्टेंट है, इसमें एआई का क्या आपका नेगेटिव इम्पैक्ट है वो इसमें दर्शाया गया है, स्पेशली आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत। तो अभी आपका जो आईपीआर होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता क्या है कि जो एक व्यक्ति है जिसका जो आपका कॉग्निटिव एबिलिटी के जरिए, ओके, कोई आर्टिस्टिक उनका एबिलिटी है, कोई राइटिंग एबिलिटी है, ओके, पोएम लिखना, प्रोज लिखना, कुछ भी, तो उन सभी चीज़ों को क्या किया जाता है, अंडर आईपीआर प्रोटेक्शन दिया जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत। लेकिन एआई का सर्च होने के बाद जो एआई है उसको आपका, जैसे आपके एआई में क्या होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है, स्मॉल लैंग्वेज मॉडल होता है, मीडियम लैंग्वेज मॉडल होता है। तो जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल में आप जैसे जेमिनाई है गूगल का, फिर आप ओपन एआई का चैट जीपीटी है, तो ये सभी क्या कर रही है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, ओके, जो एक आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी है, जिस आर्टिस्ट ने कुछ क्रिएट किया है उसको आपका अंधाधुन कॉपी कर रही है टू ट्रेन देयर एआई। तो इसको तो अभी क्या है, आपका फेयर यूज प्रिंसिपल के तहत इसको आपका अलाउ कर दिया गया है। हाल ही में यूएसए में एक केस हुआ था, तो उसमें फेयर यूज में देखा गया है कि इंफॉर्मेशन जो आपका डिसेमिनेशन है उसके लिए ठीक है, लेकिन जो आपका एआई से कोई हम नॉलेज लेते हैं, फिर उसको कॉपी करते हैं, फिर से उसको पब्लिश करते हैं, तो वो क्या है, आपका कॉपीराइट वायलेशन है। लेकिन इसमें यह भी क्रिटिसाइज किया गया है कि जो बड़ी बड़ी एमएनसीज है, लाइक ओपन एआई है या फिर गूगल है, ओके, इनको जब फेयर यूज प्रिंसिपल के तहत कॉपी करने दिया जाता है डिफरेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, ओके, वो भी एक शॉर्ट ऑफ क्या है, वायोलेशन ही है। तो फेयर यूज प्रिंसिपल के तहत अगर देखें तो जायंट एमएनसीज क्या कर रही है, क्रिएटिविटी के ऊपर हैमर मार रही है। तो इसमें आप देख सकते हैं एक तरफ आपका जो एमएनसीज है वो किस तरीके से बिकॉज ऑफ देयर कैपिटल पावर डोमिनेट कर रही है, और कैसे क्रिएटिविटी को खत्म कर रही है थ्रू एआई। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, एआई का नेगेटिव इम्पैक्ट और जो जायंट आपके एमएनसीज है उनका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट रह सकता है, किस तरीके से वो क्या कर सकती है, मार्केट में आपके जो क्रिएटिविटी है उसको खत्म कर सकती है। ओके, तो ये दोनों के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है चाइना, रशिया, इंडिया। तो इसमें ये चीज़ें आपकी स्पेक्युलेट की गई है, ओके, या एंटिसिपेट की गई है कि अगर चाइना, रशिया, इंडिया तीनों अगर आपके एक साथ आ जाते हैं तो आपका क्या होगा, जो वेस्टर्न डोमिनेंस है या फिर वेस्टर्न लेड जो ग्लोबल ऑर्डर है, जो कि काफ़ी इनइक्वल है, अनजस्ट है और डोमिनेटेड है बाय द वेस्टर्न वर्ल्ड, स्पेशली बाय यूएसए एंड सम यूरोपियन नेशंस, तो उसको चैलेंज किया जा सकता है और एक डेमोक्रेटाइज्ड वर्ल्ड की स्थापना की जा सकती है। और जो आपके मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस है लाइक आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, इनको रिफॉर्म करके और ज़्यादा डेमोक्रेटाइज किया जा सकता है। तो ऐसा एक इसमें क्या है, आपका प्रोजेक्शन है। तो इसमें चैलेंजेस भी है, जैसे इंडिया और चाइना का अगर रिलेशन देखें तो वो बॉर्डर को लेके काफ़ी उसमें क्लैश है। फिर जो एक आपका ट्रस्ट का इशू है, फिर आपका जो ट्रेड का इशू है, क्योंकि हमारे साथ चाइना का ट्रेड डेफिसिट है। फिर दूसरी ओर अगर देखें तो आपका चाइना एक कम्युनिस्ट नेशन है जो डेमोक्रेसी को, लिबरल ऑर्डर को सपोर्ट नहीं करता है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें आपके रशिया को, तो उनका भी जो रूल है काफ़ी अथॉरिटेटिव है। तो ये आपका चैलेंजेस है इसमें, ओके। बाकी तीनों देश क्या हैं आपकी, चाइना को देखें तो आप इकोनॉमी वाइज काफ़ी आगे हैं, इंडिया को देखें तो आपके डेमोक्रेसी वाइज काफ़ी आगे है, इंक्लूडिंग इकोनॉमी के लिए भी एक इमर्जिंग इकोनॉमी है। और आप रशिया को देखें तो स्ट्रैटेजिकली या फिर स्ट्रैटेजिक रिसोर्स के लिहाज से आपके रशिया जो है काफ़ी पावरफुल है। तो तीनों के पास तीन तरह का पावर है जो मिल के क्या किया जा सकता है, वर्ल्ड का जो सिनेरियो है उसको चेंज किया जा सकता है। तो यही इसमें प्रोजेक्शन दिखाया है, तो इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। मुझे ये आर्टिकल काफ़ी अच्छा लगा, एक अच्छा इंसाइट इसमें मिलेगा। और सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं भी बना तो इसमें जो भी आइडियाज़ है कहीं ना कहीं तो आप इस्तेमाल कर ही सकेंगे, ओके। नेक्स्ट आर्टिकल है इंसेंटिवाइज नॉट पेनलाइज डिजिटल। तो अभी इसमें क्या है, आपके जो डिफरेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ओके, वो चाहे आपके यूपीआई हो, जोमेटो हो, ओला हो, उबेर हो, उनको इसमें क्रिटिसाइज किया गया है कि आपके जो
उनको अभी सपोज पकड़ कर लीजिए कि आप ये पकड़ लीजिए कि जो ओला है उसमें आपका क्या होता है, कभी प्लेटफॉर्म फी लगता है आपके राइडिंग में, या फिर वो फी नहीं लगता है तो कभी आपको पेनल्टी लगा दी जाती है कोई राइड कैंसिल करने से, लेट हो रहा है या फिर जो गाड़ी वाला है रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो उससे क्या होता है, आपका जो आपका डिजिटल ट्रांजिशन है या फिर जो डिजिटल इंक्लूजन है वो आपका उसमें एक स्टम्बलिंग ब्लॉक बनता है। तो इसमें ये आर्टिकल यही बता रहा है कि जो प्लेटफॉर्म फी है, जो पेनल्टी है, उसको हटा देना चाहिए। ओके, उसको कम करना चाहिए। तो मैंडेटेड जीरो कन्वीनियंस फी फॉर पब्लिक सर्विसेज, तो जीरो कन्वीनियंट फी लगाने के लिए बोला है। और जो एमडीआर होता है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट फॉर स्मॉल एंड लार्ज मर्चेंट्स, उसमें क्या करना है, आपका स्मॉल ट्रांजैक्शन के लिए एकदम मिनिमम फी ही लगाने के लिए कहा गया है। ओके, ताकि क्या किया जा सके, जो डिजिटल शिफ्ट है इंडिया का उसको डिफॉल्ट बनाया जा सके, ना कि प्रीमियम बनाया जाए। तो प्रीमियम मतलब क्या होता है, जब फाइन लगती है, ज़्यादा फी लगता है प्लेटफॉर्म फी, तो उससे प्रीमियम हो जाता है और बाकी हमारे देश के जो आम नागरिक है वो आपके क्या होते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं टू यूज़ दिस। तो अभी अब जब आपको पूछा जाएगा कि जो डिजिटल इंक्लूजन है, डिजिटल ट्रांजिशन है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, तो उसमें आप डिजिटल डिवाइड, लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी, ओके, फिर आप लैक ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशंस, ओके, और आपके या फिर जो रूरल एरिया में कनेक्टिविटी है वो वीक है, तो उसी के साथ आप ये फ़ी वाला चीज़ भी मेंशन कर सकते हैं, पेनल्टी वाला बात भी मेंशन कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं लास्ट आर्टिकल, हाउ टू डक द यूएस रशिया क्रॉस फायर। तो अभी कुछ दिनों पहले तो यूएस रशिया का रिलेशन कुछ ठीक जैसा लग रहा था बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प्स अप्रोच टुवर्ड्स रशिया, लेकिन हाल ही में क्या हुआ है, उन्होंने फिर से अप्रोच चेंज किया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प साहब का जो रुख होता है वो काफ़ी अनसर्टेन रहता है। तो अभी यूएसए ने थ्रेट किया है कि जो डिफरेंट नेशन है रशिया के साथ अलाइंड हो रही है इकोनॉमिकली, स्ट्रैटेजिकली, उनके ऊपर यूएसए जो काटसा लॉ है, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, उसके तहत क्या किया जाएगा, सैंक्शंस लगाया जाएगा जो रशिया के साथ डील करेंगे। तो इसमें अभी हमें अपने देश के हिसाब से देखना है कि इंडिया के ऊपर भी सैंक्शन लग सकता है, क्योंकि सैंक्शन का डर पहले भी आपके यूएसए ने इंडिया के ऊपर डाला था या फिर थ्रेट किया था कि अगर रशिया से हम ज़्यादा डील करते हैं तो हमारे ऊपर थ्रेट रहेगा। लेकिन इंडिया ने इस जो आपका थ्रेट है इसको या फिर जो वार्निंग है इसको नकारा है और इसको आपका चैलेंज किया है कि इंडिया स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को फॉलो करता है। इंडिया अपना जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंटली लेता है कि किसके साथ किस तरीके से हमें जुड़ना है। तो इसीलिए आप देख सकते हैं हमने यूएसए के आपके थ्रेट के बावजूद भी, सैंक्शन थ्रेट के बावजूद भी, हमने आपके रशिया से S-400 मिसाइल को प्रोक्योर किया था और उसी S-400 मिसाइल डिफेंस जो सिस्टम है उसने क्या किया, हमारे जो ऑपरेशन सिंदूर था उसमें इंडिया को प्रोटेक्ट किया। ओके, तो इसीलिए हम क्या नहीं कर सकते, यूएस जैसे देशों के प्रेशर में आके हम अपने फॉरेन पॉलिसी को चेंज नहीं कर सकते। अभी जो प्रेशर आ रहा है उससे क्या होगा, हमारा डिफेंस प्रोक्योरमेंट या फिर आपके जो ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, चीप ऑयल, ओके, आपके रूबल जो आपका अरेंजमेंट है उसमें, तो उसमें आपका थ्रेट आ सकता है सैंक्शन का। ओके, तो इसमें इंडिया अभी क्या कर सकता है, इंडिया को जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है वो मेंशन करना है, अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको आपका मेंटेन रखना है इंडिपेंडेंट तरीके से, विथ नॉन अलाइन पॉलिसी, हमें अपना पॉलिसी को अपनाना है। ओके, और इसी के साथ ये भी आप मेंशन कर सकते हैं कि इंडिया को बाइनरी हिसाब से नहीं देखना है, सिर्फ एक या दो के हिसाब से नहीं देखना है, हमें जो वर्ल्ड का जो आपका रूल बेस्ड ऑर्डर है उसको ध्यान में रखना है, किसी एक देश का डोमिनेंस को फॉलो नहीं करना है। फिर मल्टीलैटरलिज्म को कैसे इंश्योर कर सकते हैं उसमें ध्यान देना है। फिर जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है उसको कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं उसमें ध्यान देना है। अपना जो ट्रेड है उसको डाइवर्सिफाई करना है। उसके साथ हमारा जो डिफेंस है सेगमेंट, उसको उसमें हमें आत्मनिर्भर बनना है। तो इन सभी चीज़ों को आप मेंशन कर सकते हैं इन योर मेंस एग्जामिनेशन। ओके, जो भी पढ़ाया है कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल आप इसका देख पाएंगे। ओके, इसीलिए आपको क्या करना है, रीडिंग बिटवीन द लाइंस करना है, डिफरेंट टेम्पलेट्स को आप डिफरेंट पेपर में जहां फिट बैठता है उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।